जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज से हम लोग अपना देखेंगे जलमंडल। ठीक, जलमंडल हमारा स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उसके पहले हमारा कुछ पार्ट है, एक रह गया है द्वीपों में कि सबसे छोटा देश, सबसे बड़ा देश, वहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे लंबी नदी, गहनतम बिंदु, जहाँ से प्रश्न क्या होते हैं, आते हैं। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको देख लें। ठीक, यहाँ से प्रश्न कई बार परीक्षा में जो है वो बने हुए हैं। तो देखिए, ये रहे महाद्वीप। क्या रहे? ये रहे महाद्वीप हमारे। ठीक, सबसे पहले अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक, अब इन महाद्वीपों में जो सबसे बड़े देश हैं, तो ये तो आसान होते हैं, सबसे बड़े देश पकड़ में आ जाते हैं। ठीक, जैसे अफ्रीका में अल्जीरिया, ये आसानी से पकड़ में आ जाएगा। एशिया में सबसे बड़ा चीन है, ये पकड़ में आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया जो देश है वो सबसे बड़ा है। यूरोप में रूस, नॉर्थ अमेरिका में कनाडा और दक्षिण अमेरिका में ब्राजील। तो ये तो पकड़ में आ जाते हैं एग्जाम में, तो इनसे प्रश्न भी नहीं पूछता है। ठीक, प्रश्न पूछता है इनसे, प्रश्न पूछेगा इनसे। अफ्रीका में सबसे छोटा देश मेओटो, पता था आपको? ये याद किया था आपने? मेओटो, अफ्रीका का सबसे छोटा देश मेओटो। एशिया का सबसे छोटा देश, एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है। कौन है? मालदीव है। ऑस्ट्रेलिया का नौरू, ऑस्ट्रेलिया का नौरू। यूरोप का वेटिकन सिटी, यूरोप का वेटिकन सिटी है। उत्तरी अमेरिका का सेंट पीरे, कौन सा है? सेंट पीरे है। और फिर दक्षिण अमेरिका का, दक्षिण अमेरिका का फॉकलैंड द्वीप, फॉकलैंड द्वीप कहाँ का है? दक्षिण अमेरिका का है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको जो है ये प्रश्न बना देगा, ये प्रश्न बना देगा, इसको प्रश्न बना देगा। मेओटो, यह किस महाद्वीप की सबसे, किस महाद्वीप का सबसे छोटा देश है? आपको जवाब देना होगा, इनमें से विकल्प देगा, ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही है। ठीक, तो आप लोग इस तरह से ध्यान रख के कि मालदीव सबसे छोटा देश है किसका, ये तो पकड़ में आ जाएगा, लेकिन नौरू, सेंट पीरे, ये सब पकड़ में हो सकता है ना आए। ठीक, चलें आगे बढ़ें। फिर अब पर्वत, माउंट किलिमंजारो कहाँ पर है? अफ्रीका में। ठीक, बिन्सन मासिफ, बिन्सन मासिफ कहाँ पर है? अंटार्कटिका में। ये बताइए कितने लोग इसको ध्यान नहीं दिए थे, बिन्सन मासिफ को, या अंटार्कटिका में है? कितने लोग पढ़ते टाइम ये ध्यान नहीं आया था? माउंट एवरेस्ट पूछता है ना बार बार, माउंट किलिमंजारो भी, जो लोग पीवाईक्यू देखे होंगे उनको पता चल गया कि माउंट किलिमंजारो भी पूछा हुआ है, माउंट एल्ब्रूस भी पूछा हुआ है, मैकिनले भी पूछा हुआ है, ओरियस डेल सेलेडो भी। जब आप पीवाईक्यू देखेंगे, इसमें से पता है क्यूज कोस्यूस्को और बिन्सन मासिफ, ये दो नहीं पूछा है, तो ये दोनों और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक, नए अगर बने यहाँ से, तो जो लोग क्या कहते हैं, इस लूसेंट नामक बुक पे जिनकी पकड़ नहीं है, वो लोग क्या करेंगे, इसको गलत कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ और जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए बता दूं कि पता है मार्केट में लोगों ने फैला रखी है लूसेंट के लिए न्यूज़ कि ये सिर्फ वनडे के लिए, सिर्फ ये वनडे एग्ज़ाम के लिए। ठीक, आपको पता है ये बुक ना वनडे के लिए बनी है, न किसी एक परीक्षा के लिए बनी हुई। ये है क्या, सारी, जैसे आप हिस्ट्री उठा लो, हिस्ट्री उठा लो, कोई भी बुक, कोई भी बुक उठा लो, ABCDEFGH, कोई भी बुक उठा लो, जो भी सबसे स्टैंडर्ड हो, NCERT हो, कुछ भी। इसका लाभ मैं बताता हूँ आपको। जिन लोगों ने वीडियो कम से कम 4-5 मिनट से ज़्यादा देखा, उनको तो एक लाभ ये बता देता हूँ। ये है क्या, NCERT एक्चुअली है क्या, ये मतलब लूसेंट है क्या? आप ऐसे समझिए कि ऐसा नहीं है कि SSC वालों ने फ़ोन किया था लूसेंट पब्लिकेशन के जो ओनर हैं उनको कि हाँ हेलो, थोड़ा एक किताब बना दो, लूसेंट जो है उसमें से हमको प्रश्न बनाना है। ऐसे नहीं लूसेंट बनी थी। ठीक है क्या? आप कोई भी बुक पढ़ेंगे ना, उसमें से सपोज कीजिए आप नोट्स बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे ना, उस बुक में से फैक्ट्स के नोट्स बना के उनको आप रटेंगे, तो
ये जो लूसेंट है ना वो काम ही खत्म कर देगा आपका। वो आपका किसी भी बुक के लगभग 70 से 75%, कोई भी बुक हो, हिस्ट्री की बुक हो उसके 75% इंपॉर्टेंट फैक्ट, ज्योग्राफी के हो उसके 75% इंपॉर्टेंट फैक्ट, 75 से 80% इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है ना उनका समराइज फॉर्म लूसेंट में दे दिया गया है। ये आप समझिए। तो सपोज कीजिए आप स्पेक्ट्रम के लिए राजी वहीर सपोज कीजिए पढ़ने जा रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की बुक आती है राजीव वहीर साहब की, तो आप सपोज कि वो बुक पढ़ने जा रहे हैं तो आप नोट्स तो बनाएंगे ना उसमें से कि बुक ही सीधा सीधा पढ़ के, फैक्ट्स बुक में से डायरेक्ट तो याद होंगे नहीं, नोट्स बनाएंगे आप। लेकिन जिस बच्चे ने लूसेंट याद कर रखी है और जिस बच्चे ने लूसेंट नहीं याद कर रखी है, दोनों में फ़र्क क्या होगा? जिसने लूसेंट नहीं याद कर रखी है वो बनाएगा कम से कम उसमें से 100 पेज का नोट्स, ठीक, और जिसने लूसेंट पढ़ रखी है वो बनाएगा मुश्किल से 10 से 15 पेज का नोट्स। ये मुझसे लिख करके ले लीजिए आप। जिसने लूसेंट पढ़ रखी है उसका सीधे 1/10 हो जाएगा नोट्स बनाने का। ज्योग्राफी की कोई और पुस्तक आप पढ़िए, आप बना लीजिए नोट्स, डायरेक्ट आप बुक से नोट्स बनाइए, तो आपके लिए फिर वो काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा। तो ये लूसेंट क्या करता है ना कि 80% ये नोट्स ही है, उन बुक के फैक्ट्स के नोट्स जो है वो समराइज फॉर्म में आपके लिए लगा दिए गए, ठीक। तो वो वनडे वाले बच्चे नोट्स वोट्स बनाते नहीं थे तो उनके लिए बना दिया गया वो, ठीक। कि ये है क्या कि वनडे के बच्चों के बीच में ये बुक काफ़ी जो है वो मतलब, अब वो 10 किताब तो पढ़ेंगे नहीं, तो उनके बीच में ये जो बुक है ना ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ गई कि मतलब लूसेंट पढ़ लो हो जाएगा, लूसेंट पढ़ लो, जीएस 25-50 नंबर का था, कौन उतना पढ़ने जाए, लूसेंट पढ़ लो हो जाएगा समराइज फॉर्म में। अब पकड़ क्या लिए लोग, ये वनडे की किताब है, लेकिन ये हर बुक का समराइज फॉर्म है। आप इस पे अगर पकड़ बना लेते हो तो फिर आप कोई भी बुक पढ़ो, आप बुक पढ़ना स्टार्ट कर दो ना, आपको फैक्ट ही ऐसे नहीं मिलेंगे जो आपको नहीं याद होंगे। आप सपोज कीजिए जैसे आप इसकी इकोनॉमी पढ़ लीजिए, इसके आप इकोनॉमी पढ़ लिए, पूरा नोट्स इसके जो इकोनॉमी के नोट्स हैं इस बुक में वो रट डालिए आप। फिर कोई भी आप इकोनॉमी की बुक पढ़िए, कोई भी इकोनॉमी बुक पढ़िए, होगा क्या, आपके पास सिर्फ स्टोरी बच जाएगी पढ़ने के लिए, स्टोरी और कनेक्टिविटी बन जाएगी बस आपकी बुक पढ़ के। आपके पास कुछ बहुत ज़्यादा बचेगा ही नहीं, 2-4-10 पेज के नोट्स बन जाएंगे, काम खत्म, क्योंकि सब लूसेंट में रहता है, सब आपने याद कर रखा है। तो समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट इसका, इसलिए इसको याद करना बहुत जरूरी है, ठीक। आइए देखते हैं आगे। माउंट एल्ब्रुस, माउंट एल्ब्रुस कहाँ पर है, यूरोप में। मैकिनले कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका में। ओजस डेल सेलेडो कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में, ठीक। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में, बेंसन मासफ अंटार्कटिका में, माउंट एवरेस्ट एशिया में, ठीक। अब देखिए सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील, अंटार्कटिका की ओनेक्स, एशिया की यंगसी, ऑस्ट्रेलिया की मरे, यूरोप की वोल्गा, उत्तरी अमेरिका की मिसौरी और दक्षिण अमेरिका की अमेजन, ठीक। फिर वैसे ही ये गहनतम बिंदु हैं, ठीक, जिसमें से डेड सी पे प्रश्न आ चुका है, कैस्पियन सी पे प्रश्न आ चुका है, डेथ वैली पे प्रश्न आ चुका है, तो बच गए कौन से, असाई झील, बेंटल ट्रेंच, आयर झील और वाल्ड्स पेनेन। इतने क्या है, ये 4 आपके बच गए, राइट। तो इन चारों को भी आप रट लीजिए, रट लीजिए। एग्जाम में 90 दिन 95 दिन बचे हुए हैं, बता रहा हूं कि जिंदगी सुधर जाएगी, ठीक। चलिए जलमंडल देखें, हम लोग कंप्लीट कर लें अपना जलमंडल, छोटा सा पोर्शन है ये। देखिए यहां से प्रश्न आया हुआ है कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत हिस्से पर जल है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत हिस्से पर जल है, ठीक। तो 3/4 हिस्सा, यानी लगभग लगभग 3/4 हिस्सा 71%, ठीक। और 29% हिस्से पर क्या है, 29% हिस्से पर किस चीज का विस्तार है, स्थल मंडल, ठीक। जितना बचा उतना स्थल मंडल, ठीक। अब देखिए इस बात में यहाँ पे थोड़ा सा अपना
कंसंट्रेशन बढ़ा लीजिएगा कि उत्तरी गोलार्ध में लगभग 61% और दक्षिणी गोलार्ध में लगभग 81% क्या है, जल है। क्या है, जल है। यहाँ पर 61% उत्तरी भाग में और दक्षिणी भाग में, या फिर इस तरह से भी याद रखिए, कभी सेंटेंसेस में हो सकता है ऐसे आपको दे दे कि पृथ्वी के दक्षिण भाग पर उत्तरी भाग की अपेक्षा कम जल है, ठीक है, या फिर महासागरों से ढका हुआ है, इस तरह से। तो दक्षिणी भाग में ज्यादा है और उत्तरी गोलार्ध में क्या है, महासागर कम है, ठीक ना। तो यानी स्थल मंडल उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा है और दक्षिणी गोलार्ध में कम है, समझ गए ना। और जल मंडल वैसे ही आपको वाइस वर्सा कर लेना है, ठीक। अब देखिए अगला फैक्ट कि जो पृथ्वी पर कुल जल मौजूद है, जो पृथ्वी पर कुल जल मौजूद है उसका उसका केवल 2.5% जल ही हम पी सकते हैं, यानी कि इसको स्वच्छ जल या फिर मीठा जल के रूप में माना जाता है। और लगभग जो 97.5% जल है ये खारा जल है, जिसमें नमक बहुत ज्यादा होता है, इसको हम पी नहीं सकते हैं, इसको हम पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट अगला, ये सबसे प्रश्न पूछा जा चुका है, सबसे अच्छी चीज, ये सबसे प्रश्न पूछा जा चुका है। धरातल पर गिरने वाले जल का लगभग 60% भाग महासागरों एवं अन्य स्थानों पर वाष्पिक, मैं राउंड फिगर इसलिए पढ़ता हूं ताकि आपके दिमाग में वो सेट हो जाए, ठीक ना। वाष्पीकरण द्वारा वायुमंडल में चला जाता है और जो बाकी कितना 40-41% बचता है उसमें कुछ रिस जाता है और कुछ हिम नदियों में चला जाता है, ठीक। अब इसमें भी क्या कहते हैं, कुल मिलाकर हमारे पास कितने जो है वो महासागर हैं, यहाँ महानगर दिया हुआ है, इसको काट करके महासागर कर लीजिएगा आप। कितने महासागरों में विभाजित है, 4। कुल कितने हैं, 4। प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक, ठीक। भारत के दक्षिण में कौन सा है, हिंद। भारत के दक्षिण में कौन सा है, हिंद है, ठीक। उसके बाद आर्कटिक कहाँ पर है, आर्कटिक कहाँ पर है, हिंद के भी दक्षिण में है, हिंद के भी दक्षिण में है, ठीक ना। और क्या कहते हैं, अमेरिका और अफ्रीका के बीच में कौन सा है, पैसिफिक है, ठीक ना। कौन सा है, सॉरी अटलांटिक है, ठीक है ना, राइट। तो आप लोग इसको जो है एक बार एक बार जो है मैप में देख लें कि कौन सा जो है वो किधर है, ठीक। नेक्स्ट है उच्चतामितीय वक्र, ये किसको कहा जाता है, उच्चतामितीय वक्र, हाइप्सोग्राफिक, हाइप्सोग्राफिक या फिर मेट्रिक कर्व किसको कहा जाता है, मेट्रिक कर्व जो है वो किसको कहा जाता है, बताइए। स्थल की ऊंचाई और महासागरों की गहराई को जिसमें प्रदर्शित किया जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, ग्राफ कहते हैं। तो हाइप्सोग्राफिक से क्या चीज मापा जाता है, स्थल की ऊंचाई या फिर महासागरों की गहराई, ठीक। समुद्र क्या है, बस ऐसे देख लें, जल का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो। गल्फ क्या है, समुद्र का स्थलीय भाग, समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र बनता है उसे क्या कहते हैं, खाड़ी। यानी वो किसका क्षेत्र है, स्थल भाग है, लेकिन समुद्र का जो है स्थलीय भाग है, ठीक। समुद्र जो है उस स्थलीय भाग में प्रवेश कर गया है, ठीक। समुद्र का जल उस स्थलीय भाग में यानी थोड़ा सा नीचे है वहां पे प्रवेश कर गया तो उसे क्या कहते हैं, खाड़ी। बे किसे कहते हैं, इसका 2 किनारा स्थल से घिरा होता है। बे किसे कहते हैं, यानी 2 किनारे जो है वो स्थल से घिरे होते हैं और एक तरफ टापुओं क्या होता है, समूह होता है और दूसरी तरफ ये समुद्र से मिला होता है, इसे क्या कहते हैं, बे कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट है महाद्वीपीय मग्न तट। इन सबों से बहुत प्रश्न आने की उम्मीद नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको बस समझ लीजिए, यहाँ से प्रश्न कैसे ही बनाएगा, ठीक। कभी हो सकता है कि सेंटेंसेस में उलट पलट के दे दे
तो बस उसके लिए कीवर्ड्स आप ध्यान रखें, बस कौन 2 तरफ से होता है, कौन 3 तरफ से, ये बस ध्यान रखें, ठीक ना, ये ध्यान रखना है। समुद्र 3 तरफ जल से घिरा, 3 तरफ, ये कीवर्ड ये याद रखें, बस बहुत दिमाग इसमें लगाने की जरूरत नहीं। गल्फ, बे 2 किनारा स्थल से घिरा होता है, 2 किनारा स्थल से घिरा होता है, ये ध्यान रखें, और एक तरफ, बस ये कीवर्ड्स ध्यान रखें। महाद्वीप, महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपों के समुद्र में डूबे हुए भाग महाद्वीपीय मग्न तट कहलाते हैं। महाद्वीपों के वह भाग जो समुद्र में डूब जाते हैं वो महाद्वीपीय मग्न तट कहलाते हैं। इसकी गहराई कितनी होती है? 200 मीटर। ठीक, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद करना कि ढलान कितनी होती है? 1 डिग्री। ढलान कितनी होती है? 1 डिग्री। और ये कुल क्षेत्रफल, ये महासागरों के कुल कितने क्षेत्रफल पर है? 7.5% क्षेत्रफल पर है। ठीक, नेक्स्ट है, ये किस लिए जो है लगभग सभी समुद्री खाद्य पदार्थ महाद्वीपीय मग्न तट पर ही पाए जाते हैं। ठीक, और ये किस लिए इंपॉर्टेंट होता है? मत्स्य आखेट के लिए, यानी मछलियों के लिए। ठीक, और अनुमान है कि विश्व के कुल खनिज तेल का तेल तथा गैस के उत्पादन का लगभग 20% भाग महाद्वीपीय मग्न तट से प्राप्त होता है। तो कितना प्रतिशत भाग? तो 20। तो अब आप 4-5 चीज इतने, उसमें से 4-5 चीज अब याद, 200 मीटर की गहराई, ठीक, 1 डिग्री का ढलान, ठीक, मत्स्य के लिए, मछली के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और कितना? 20% खनिज और गैस और तेल का 20% हिस्सा महाद्वीपीय मग्न तट पर पाया जाता है। ऐसे हो सकता है एग्जाम में दे दे 50% से अधिक हिस्सा पाया जाता है, तो वो गलत होगा, 20% के आसपास ही सही माना जाएगा। ठीक, ये देखते हैं, ये जो हम लोगों का एक ग्राफ है, विश्व के 10 सबसे बड़ी तटीय सीमा वाले देश, यहाँ से प्रश्न आया हुआ, कनाडा को पूछा हुआ है। हो सकता है अगली बार कनाडा को गायब करके विकल्प में ये 4 दे दे, तो उत्तर क्या हो जाएगा? नॉर्वे हो जाएगा। हो सकता है कनाडा और नॉर्वे को गायब करके विकल्प में ये 4 दे दे, इंडोनेशिया, रूस, फिलीपींस, जापान। तो ऊपर का 3 आप याद रखें। ठीक, दूसरी चीज क्या याद रखने वाली चीज है? 7500 किलोमीटर की तटीय रेखा की लंबाई के साथ भारत विश्व में 16वें नंबर पर है। भारत का स्थान क्या है तट रेखा की लंबाई में? 16वें स्थान पर। कितना किलोमीटर? 7500 किलोमीटर। ठीक, नेक्स्ट, महाद्वीपीय ढाल। तो इसका ढाल कितना होता है? उस पहले वाले का 1 डिग्री, इसका 2 से 5 डिग्री। तो ऐसे कर कभी दे दे कि एक ऐसी ढाल मतलब जो है एक ऐसा ढाल जिसकी ढाल लगभग 2 से 5% होती है, गहराई 200 मीटर होती है, तो ये क्या कहलाएगा? तो महाद्वीपीय ढाल कहलाएगा। इसकी गहराई कितनी होती है? 200 मीटर से लेकर के 3660 मीटर तक की गहराई इसकी होती है। यह लगभग कितने प्रतिशत भाग पर पाया जाता है? महाद्वीपीय ढाल महासागरों के लगभग 6.5% भाग पर पाया जाता है। नेक्स्ट है महाद्वीपीय उत्थान। ये क्या है? यह बहुत ही मंद ढाल वाला क्षेत्र है, लगभग 1 डिग्री से कम, 1 डिग्री से कम यहाँ पर जो है इसकी प्रवणता होती है, यानी ढलान 1 डिग्री से लगभग कम होता है, राइट, 1 डिग्री से कम होता है। नेक्स्ट क्या है? नीतल मैदान। नेक्स्ट क्या है? नीतल मैदान, जिसका ढाल क्या होता है? 1 डिग्री से कम होता है, और ये 40% भाग पर फैला हुआ है। ये कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? 40% भाग पर फैला हुआ है। ठीक, नेक्स्ट है महासागरीय जल का तापमान कितना होता है? कितना होता है तापमान? 5 डिग्री से 33 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री से लेकर के 33 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक, महासागरीय जल का तापमान कहाँ पर ज़्यादा होगा? तो अगर आपने पहले के कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, पिछले क्लासेस कुछ किए हुए हैं, तो भूमध्य रेखा पर। कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर।
ये लूसेंट की क्लास करने के लिए आपको किसी भी अन्य क्लास की ज़रूरत नहीं है ना, अन्य क्लास की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी बहुत इच्छा हो तो एनसीईआरटी की बुक आप अपने साथ में रख लें और एक मैप बुक अपने साथ में रखें। बाकी लूसेंट की किताब तो आपके लिए मस्ट है, आप इन तीनों से पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते रहिए आप, ठीक। जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी तो पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी के तो आप लगाते ही रहिए। बाकी पॉलिटी, साइंस जो जो यानी लूसेंट में नहीं कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि देखिए नए क्वेश्चन इन्हीं 2-3 सेक्शन से बनते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से, ठीक। और बाकी सब रिपीटेड ही लगभग रहते हैं, तो आप उन पे पकड़ बनाने की कोशिश करें। पीवाईक्यू सारे आप सॉल्व कर जाएं। अगर जितना पढ़ा दूंगा इधर 60-70 दिन में, उतना भी आप पढ़ गए ना अगर लूसेंट से, और पीवाईक्यू अगर आप तैयार कर गए, करंट अफेयर पढ़ लिए, तब का रुकेगा नहीं एग्ज़ाम, ये हमसे लिख के ले लीजिए आप, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वही सबसे पहले मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप इस फिराक में मत रहिए कि जब 300 पेज लूसेंट के याद हो जाएंगे तभी आपका एग्ज़ाम निकलेगा। जितना पढ़ा दे रहा हूँ उतना भी पढ़ लीजिए, तो आप कट ऑफ से ठीक ठाक ऊपर चले जाएंगे। आप थोड़ा सा भरोसा रखिए, मेरी बात जो कह रहा हूँ उस पर भरोसा रखिए, एक क्योंकि आप अब से लेकर के आप अगर ये सोचें कि लूसेंट में लगभग 400 प्लस पेजेस हैं और बचे कितने दिन हैं आपके पास, 90 दिन। आप ये सोचें कि ये 400 पेज अगर आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे लूसेंट का, एक रिवीजन के साथ कंठस्थ तरीके से आप इसको याद कर लेंगे और पूरा घटना चक्र सॉल्व कर लेंगे, पूरा जो है करंट अफेयर पढ़ लेंगे, तो इम्पॉसिबल है ये हो ही नहीं पाएगा। तो जितना सेक्शन हो रहा है उसको कायदे से करके जाइए, ठीक हो जाएगा सर। जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़िए, पीवाईक्यू पे पकड़ बनाइए लूसेंट के अलावा। महासागरीय जल की सतह को का औसत दैनिक तापांतर कितना होता है? महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर नगण्य होता है, क्योंकि लगभग 1 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक। जो लोग बोल रहे हैं कि बिना एनसीईआरटी पढ़े, बिना 10 किताब पढ़े सिलेक्शन नहीं होगा, उनको बोलने दीजिए। आप मेरी बात पे भरोसा रखिए, जो भी नए बच्चे हैं आप मेरी बात पे भरोसा रखिए, पीवाईक्यू पे पकड़ बनाइए, उनके जो नीचे सब डिटेल्स दिए रहते हैं वो पढ़ लीजिए, और जितना पढ़ा रहा हूँ लूसेंट पढ़ लीजिए, 2-3 जितना 3-4 सब्जेक्ट कंप्लीट कराऊंगा वो कर लीजिएगा, हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। क्योंकि वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है इस बार, लगभग 800 प्लस। जो मैं तो आयोग में बैठता नहीं हूँ, जो न्यूज़ निकल के आ रही है उसके अनुसार बता रहा हूँ आपको कि 800 प्लस वैकेंसी है, तो कट ऑफ थोड़ी सी कम जाएगी, तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करना थोड़ा सा आसान होगा इस। महासागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापमान कब सर्वाधिक होता है? सर्वाधिक कब होता है, कब उच्चतम होता है? अगस्त में। अगस्त में उच्चतम, और फरवरी में क्या होता है? न्यूनतम, ठीक। फरवरी में न्यूनतम होता है। आकार के अंतर के कारण अटलांटिक महासागर में वार्षिक तापांतर प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक होता है। तो इसमें दो चीज आप ध्यान रखें, दो चीज ध्यान रखें आप, ठीक। पहला तो अटलांटिक महासागर में तापांतर अधिक होता है, अटलांटिक महासागर में तापांतर अधिक होता है, ये ध्यान रखना सबसे पहले, ठीक। और क्यों होता है? तो आकार में अंतर के कारण, आकार में अंतर के कारण होता है, ठीक। नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में तापांतर अधिक होता है। तो ऐसे न याद करके बस याद रखिए कि तापांतर कहाँ पर अधिक होता है? उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ पर? उत्तरी गोलार्ध में तापांतर अधिक होता है, ठीक। उत्तरी गोलार्ध और अटलांटिक में तापांतर अधिक होता है, इसे ध्यान रखें, ठीक। विश्व की विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीपीय मग्न तट है वो आर्कटिक महासागर का साइबेरियन मग्न तट है, आर्कटिक महासागर का साइबेरियन मग्न तट है, ठीक। देखिए आप मुझे गुरु न मान करके अपने बड़े भाई की तरह देखें तो ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि लोग आजकल गुरु और शिष्य वाली तो परंपरा रही नहीं गई है, टीचर और स्टूडेंट वाली हो गई है, ठीक। तो आप जो है अपना बड़ा भाई मान के मेरे ऊपर भरोसा रखिए आप थोड़ा सा। मुझे पता है कि स्टूडेंट्स के ऊपर काफ़ी दबाव होता है, काफ़ी मतलब किसी के ऊपर फिनेंशियल स्ट्रेस होगा, किसी के ऊपर जो है वो इमोशनल स्ट्रेस होगा,
कोई अपने घर का बड़ा भाई होगा जिसको अपने घर में सारी चीज़ें देखनी होंगी, कि किसी को अपने पिता का बोझ संभालना होगा, तो बहुत सारी स्थितियाँ होती हैं, मैं हर चीज़ से वाकिफ़ हूँ और इसलिए ये मेरा नैतिक कर्तव्य है मेरा कि मैं आपको सही रास्ता दिखाऊं और इसीलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया। मुझे ऑफ़र था कि मैं जो है बड़ी-बड़ी किताबें पढ़ा दूं या फिर मैं जो है अपने नोट्स कहीं से दिल्ली से कोई चपड़गंजू के नोट्स लेके आऊं 20 रुपए के 25 पेज वाले और उनको ले आके पढ़ा दूं, बोलूं मेरे नोट्स हैं। या फिर मेरे पास विकल्प था कि मैं बड़ी-बड़ी किताबें मोटी-मोटी 1000 पन्ने वाली लाऊं, उसमें से नोट्स बनाऊं और आपको पढ़ाऊं। आप फिर आपको खोजते रहें आप जाके दुनिया में। 4 किताब मैंने रख लिया, कभी इसमें से कभी उसमें से कभी उसमें से निकाल के पढ़ा रहा हूँ। आप जा कर के खोजने में लगे हुए हैं कि कहाँ से पढ़ाते हैं ये, तरह तरह की कहानियाँ सुना रहा हूँ कि महाद्वीपीय मग्न तट के पीछे इसकी जो खोज के पीछे आपको कहानी सुना दूं 1 घंटे की, कि क्या है, कब कैसे खोजा गया, कहाँ पर ये सबसे जो है सुंदर वाला कौन सा है, उसमें कौन सी चिड़िया, ज़बरदस्ती के फैक्ट ले आके फिर आप परेशान रहे, अरे सर कहाँ से पढ़ते पढ़ाते। मैं ये दिखाने का प्रयास करूँ कि मैं बहुत ही बुद्धिजीवी हूँ, कोई मतलब नहीं उस सब का। जहाँ से प्रश्न बनते हैं उनको आप रटिए और रटना ही विकल्प है आपके पास। कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा जो है, और लोग बोलते हैं ना यूपीएससी यूपीएससी कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट, वहाँ भी रटना पड़ता है, वहाँ भी खूब रटना पड़ता है। मैंने देखा है लोगों को लेके फट्टे मारते हुए एकदम सुबह सुबह। ठीक, तो मेहनत कीजिए कुल मिला करके। ठीक, थोड़ा सा अपने ऊपर भरोसा रखिए। मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा आप लोगों का हो सकता है उत्साह कम हो इसको लेकर के, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा जो है लेक्चर ज़्यादा दे दिया, बकैती ज़्यादा कर दिया है थोड़ी सी। लेकिन मुझे लगा वो भी ज़रूरी है कुछ बच्चों के लिए, इसलिए मैंने कर दी। जिसका नुकसान हो गया उसके लिए माफ़ी। ठीक, तो यहाँ तक हो गया था हम लोगों का। नेक्स्ट है, देखिए कुछ महत्वपूर्ण जो गर्त हैं वहाँ से प्रश्न आते हैं। देखिए यहाँ से प्रश्न, ये खुद स्टार बना रखा है। ठीक, लेकिन स्टार बना रखा है ये असमंजस वाले के लिए, ये इंपॉर्टेंट के लिए नहीं बना रखा है। तो मेरियाना गर्त, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्रशांत महासागर में स्थित है। मेरियाना गर्त कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। सुंडा पूछा जा चुका है, सुंडा गर्त कहाँ पर है? पूर्वी हिंद महासागर में। ठीक, पूर्वी हिंद महासागर में है ये। प्यूर्टोरिको पूछा जा चुका है, तो अटलांटिक महासागर के पश्चिमी पश्चिमी द्वीप समूह है ये। ठीक, बाकी अभी टोंगा, मिंडनाओ, रोमशे, ये तीनों नहीं पूछा गया है, ये तीनों नहीं पूछा गया है। तो इन तीनों को भी आप याद कर लें, ताकि अगर पीवाईक्यू से हट के नया प्रश्न बनाए अगर यहाँ से, तो यहाँ से हो जाए। ठीक, अब आप कहेंगे, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर अगर इसमें से भी नहीं आया तो, अगर कोई पता चले चपड़गंजू नाम का कोई गर्त होगा, वो पता चले कि कहीं किसी गर्त में छुपा हुआ गर्त है, वो जो है किसी बहुत वो 6000 पन्ने की किताब है उसमें एक दिया हुआ, उसमें से पूछ दिया गया। अरे तो आयोग से थोड़ी ना कंपटीशन, आयोग थोड़ी ना कह रहा है कि अगर वो वाला क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। वो कोई नहीं कर पाएगा, आप नहीं कर पाएंगे ना तो वो कोई नहीं कर पाएगा। वो और जो करेगा ना वो 3000 पन्ने की बुक पढ़ के सिर्फ वो वही वाला क्वेश्चन कर पाएगा। यानी वो ज्योग्राफी में तो हो सकता है 25 में 20 क्वेश्चन आते हैं अगर, तो 20 में 20 कर देगा ज्योग्राफी में, वो 3000 पन्ने की किताब पढ़ के। लेकिन हिस्ट्री में जहाँ 20 आते हैं उसमें से 2 3 4 से ज़्यादा नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि पूरा जीवन भर वो ज्योग्राफी ही पढ़ता रहा। वो करंट भी 5 क्वेश्चन कर पाएगा। तो आप बैलेंस अप्रोच लेके चलें। ठीक, आपको ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ, ये सब बातें जब मन घबराता है आपका कि परीक्षा ये तैयारी नहीं है, एक ही बुक पढ़ के होगा नहीं होगा, तो उस समय बहुत काम आती हैं ये किताबें, ये बातें बहुत काम आती हैं। हम लोगों के भी सर बताया करते थे, तो मुझे लगा, मुझे अच्छा लगता था एग्ज़ाम टाइम में जब प्रेशर फील होता था, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक, वर्तमान में लगभग कितने गर्त हैं? 57 गर्त हैं। 57 गर्त खोजे जा चुके हैं। गर्त हैं मैंने गलत बोल दिया, मतलब खोजे जा चुके हैं। 32 किस में है? प्रशांत महासागर, यानी सर्वाधिक किस में है? प्रशांत महासागर है। ठीक, अब देखिए ये गॉट आई क्या है? गॉट आई, सॉरी गाई ऑट, गाई ऑट। थोड़ा कभी कभी गलत पढ़ दूं तो ये नहीं कि कमेंट में बुरा भला बोलने लगिएगा आप लोग। ठीक, क्योंकि आप लोग कुछ कुछ बच्चे हैं एकदम गाई ऑट
क्या है? ये सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वत हैं। सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वत को गाइऑट कहते हैं। क्या कहते हैं? गाइऑट कहते हैं। ठीक। प्रशांत महासागर में गुआम द्वीप के समीप स्थित मोरियाना गर्त सबसे गहरा गर्त है। तो हो सकता है मोरियाना गर्त तो पूछ चुका है एग्जाम में, तो हो सकता है ये पूछ दे कि ये किस द्वीप के समीप है, ये किस द्वीप के समीप है? गुआम द्वीप। ठीक, गुआम द्वीप, और इसे चैलेंजर गर्त भी कहते। ठीक, इसकी गहराई जो है लगभग 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर की है। कितनी है? 11 किलोमीटर की है। हम्म हम्म एक मैंने छोटा पेज लगाया था, शायद पहले वाली पीडीएफ, इसमें थोड़ा सा पार्ट जलमंडल में रह गया, 5-7 लाइन का नेक्स्ट पेज पे था, उसको मैं नेक्स्ट उसमें कवर कर लूँगा, शायद इसमें नहीं हो पाया है, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।